दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे 1980 से 1990 के उस दौर की जिसमें हिंदुस्तान ने एक दो नहीं बल्कि दर्जनों भर त्रसादियां झेली। हम जानेंगे कि आखिर कैसे कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अपने अहंकार में देश को बड़े बड़े घाव दिए। तो आइए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं समीक्षा कपूर और आप देख रहे हैं प्रलय टीवी। सब्सक्राइब कीजिए प्रलय टीवी चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के लिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम 1984 में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात कर लेते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत पंजाब के अलगाववादियों को इंदिरा गांधी सरकार ने मौत के घाट उतार दिया था। भारतीय सेना और सिख अलगाववादियों के बीच अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में हुई इस पूरी कार्रवाई को ही संयुक्त रूप में ऑपरेशन ब्लू स्टार कहा जाता है। दरअसल ये सारा किस्सा 1983 में शुरू हुआ था, जब कुछ सिख संगठनों ने अचानक पंजाब को एक अलग देश बनाने की मांग उठाना शुरू कर दी थी, जिसमें उन्हें पाकिस्तान का पूरा साथ मिल रहा था। यह आंदोलन धीरे धीरे उग्र होता जा रहा था, लेकिन सत्ता और चुनाव में उलझी हुई इंदिरा ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। फिर जब तक खालिस्तान समर्थक पुलिस वालों और सेना के जवानों को मारने लगे, तब इंदिरा ने भी गोली का जवाब गोली से देना शुरू कर दिया, जिससे यह मामला और ज़्यादा बिगड़ गया। फिर जून 1984 में ही खालिस्तान नेता जर्नैल सिंह भिंडारावाले ने सिखों के पवित्र धर्मस्थल स्वर्ण मंदिर पर कब्जा कर लिया और भारत सरकार के साथ युद्ध की तैयारी करने लगे। उसके पास चीन और पाकिस्तान द्वारा भेजे गए महंगे हथियार भी थे। जब मामला हाथ से निकलने लगा, तब इंदिरा गांधी ने बिना कुछ सोचे समझे स्वर्ण मंदिर में सेना को भेजकर भिंडारावाले को मार गिराया और खालिस्तान की आवाज़ को हमेशा के लिए दबा दिया। इंदिरा गांधी ने जो किया वो बिल्कुल सही और तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार उचित भी था, लेकिन इंदिरा ने इस पूरी कार्रवाई से पहले उन सिख समुदायों का विश्वास में नहीं लिया जो खालिस्तान का विरोध करते थे। इंदिरा गांधी की इस भूल के कारण देश विदेश में रहने वाले सिख समुदाय के बीच बेहद गलत संदेश गया, जिसकी कीमत इंदिरा गांधी को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। इंदिरा गांधी की मौत के बाद देश सदमे में डूब गया। चलिए अब बात करते हैं उन भयानक सिख दंगों की जिन्हें कांग्रेस ने अंजाम दिया था। दोस्तों 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी को उनके 2 सुरक्षा कर्मियों ने गोलियों से छलनी कर दिया, जिसके तत्काल बाद लोकतंत्र की हत्या का शाही अंदाज में राजीव गांधी को बिना किसी समर्थन के गद्दी सौंप दी गई। उसके बाद तो जैसे देश में दंगे, मातम और मौत का सन्नाटा पसर गया। कांग्रेस के हाथ हजारों लाखों सिखों के खून से रंग गए। आइए कुछ उस दौर के जख्मों की धुंधली यादों को फिर से मस्तिष्क पट पर उकेरने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हम जान चुके हैं कि इंदिरा गांधी ने बिना सोचे समझे अमृतसर साहिब पर हमला करवा दिए थे, लेकिन जिसके कारण सिखों को धार्मिक भावनाएं छिन्न भिन्न हुई थीं। ये देखकर इंदिरा गांधी के 2 अंगरक्षक जो कि सिख थे, उन्होंने 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी पर गोलियां बरसा दी, उन्हें मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद किसी संवैधानिक चुनाव के राजीव गांधी को खाने की थाली के साथ विश्व के सबसे विशाल लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी परोस दी गई। सत्ता हाथ में आते ही राजीव गांधी का एक बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। राजीव गांधी के इस बयान में 1984 के सिख विरोधी दंगों की धधकती आंख में ज्वलनशील द्रव्य का काम किया, जिसके बाद सिख दंगों ने भयावह और भीषण रक्त तांडव का चोला ओढ़ लिया। 31 अक्टूबर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के आसपास भीड़ ने खून के बदले खून जैसे नारे लगाने शुरू कर दिए और अनियंत्रित माहौल बन गया। इन सिखों के साथ मारपीट शुरू कर दी। कारों और बसों को रोककर सिखों को बाहर निकाला और उन्हें बेदर्दी के साथ जिंदा जला दिया। 31 अक्टूबर को हुई हिंसा एम्स के आसपास के क्षेत्र में हुए, जिसके परिणाम स्वरूप कई सिखों की मौत हो गई। अक्टूबर की रात और 1 नवंबर की सुबह के दौरान कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने स्थानीय समर्थकों के साथ धन और हथियार वितरित करने के लिए मुलाकात की। कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार और ट्रेड यूनियन नेता ललित माकन ने हमलावरों को 100 रुपए के नोट और शराब की बोतलें सौंपी। कुमार ने ही
120 लोगों के समूहों को लोहे की छड़ी बांटी और उन्हें सिखों पर हमले करने, मारने, लूटने और उनकी संपत्ति को जलाने का आदेश दिया था। सुबह के दौरान उन्होंने पालम रेलवे रोड के साथ मंगोलपुरी में एक भीड़ का नेतृत्व किया था, जहां भीड़ ने कहा, सरदारों को मार डालो, इंदिरा गांधी हमारी मां है, और इन लोगों ने उन्हें मार डाला। कांग्रेस नेता कुमार ने कहा था कि जो भी सांप के बेटे को मारेगा मैं उन्हें इनाम दूंगा। सिख नेताओं को मारने के लिए प्रत्येक को 5,000 रुपये और किसी अन्य सिख को मारने के लिए 1,000 रुपये मिलेंगे। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अदालत को बताया कि दंगे के दौरान कुमार ने कहा कि एक भी सिख को जीवित नहीं रहना चाहिए। ब्यूरो ने दिल्ली पुलिस पर दंगे के दौरान अपनी आंखें बंद रखने का आरोप लगाया, जिसे योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। ये सारी बातें एक ही तरफ इशारा करती हैं कि कांग्रेस के हाथ सिर्फ लोकतंत्र के खून से ही नहीं बल्कि हजारों सिखों के खून से भी रंगे हैं। ये लोग पारंपरिक परंपरा को अपनाते आए हैं, जिसका उद्देश्य केवल और केवल राष्ट्र विरोध और लोकतंत्र को पैरों तले रौंदना ही है। सिख दंगों के बाद राजीव गांधी ने देश को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में एक और बड़ा झटका दे दिया। भारत सरकार ने 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण करने की घोषणा की। इस नीति को राजीव सरकार ने बिना किसी योजना के लागू किया, जिसके बाद कई दुष्परिणाम सामने आने लगे। इस नीति को बनाते समय सरकार ने यह प्रचारित करवाया कि यह शिक्षा नीति पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष होगी, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों, नई शिक्षा नीति में पढ़ाई की पुस्तकें लिखने का काम वामपंथी लेखकों और बुद्धिजीवियों को सौंपा गया, जिन्होंने मुगल कालीन अत्याचारियों का महिमा मंडन किया और हिंदू राजाओं का चित्रण अहंकारी और डरपोक राजाओं के रूप में किया। इन लेखकों ने हिंदू धर्म के उपस्थित कुछ कुप्रथाओं को बड़ा चढ़ाकर बताया, जिससे हिंदू धर्म की छवि को नुकसान पहुंचा और हिंदुओं में हीन भावना विकसित हुई। इसके पश्चात राजीव गांधी ने 61 संशोधित किया, जिसके आधार पर लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। चलिए दोस्तों, अब आपको राजीव गांधी के कुछ विवादित कामों की झलक भी दिखा देते हैं, जिनके कारण देश की राजनीति में मुस्लिम ध्रुवीकरण की शुरुआत हुई। राजीव गांधी के समय कश्मीर में हिंदुओं पर हमले की संख्या बढ़ने लगी थी। कश्मीर में हत्याएं, बलात्कार और लूटपाट के मामले भी बढ़ने लगे थे, लेकिन राजीव गांधी ने अपनी मुस्लिम ध्रुवीकरण वोट बैंक को ध्यान रखकर कश्मीर के मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की और हिंदू समाज का ध्यान कश्मीर से भटकाने के लिए राम जन्मभूमि का ताला खुलवाने का ढोंग किया। दोस्तों, राजीव गांधी का 1984 के दंगों में भी हाथ था। 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी ने ही बयान दिया था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। राजीव गांधी के इस बयान को 84 के सिख विरोधी दंगों से जोड़कर देखा जा रहा था। उन्हें हजारों सिखों की मौत का जिम्मेदार माना जाता है। इसके बाद देश का सबसे ज़्यादा कुख्यात शाहना बानो मामला हुआ, जिसे देश की राजनीति को बदल कर रख दिया। इसके बाद देश की दशा और दिशा पूरी तरह से बदल गई। अपने ही देश में हिंदुओं को शरणार्थी बनाने का श्रेय भी इस मामले को ही जाता है, क्योंकि इसके बाद कांग्रेस को मुस्लिमों का भारी समर्थन मिलने लगा था। इसीलिए कांग्रेस भी मुसलमानों को ध्यान में रखते हुए सारी योजना बनाने लगी। दरअसल 1978 में जब इंदौर के शाहना बानो के पति ने उन्हें तलाक दे दिया था, तब 5 बच्चों की मां 62 साल की शाहना बानो ने गुजारा भत्ता पाने के लिए कानून की शरण ली। सुप्रीम कोर्ट ने शाहना बानो को हक में फैसला दिया और पति को गुजारा भत्ता देने के लिए कहा, लेकिन राजीव गांधी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को मिलने वाले मुआवजे को निरस्त करते हुए 1 साल के भीतर मुस्लिम महिला को तलाक में संरक्षण का अधिकार देकर अधिनियम 1986 में पारित कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। माना जाता है कि राजीव गांधी ने ऐसा मुस्लिम धर्म गुरुओं के दबाव में आकर किया था। भोपाल गैस कांड भी 1984 में हुआ। घटना के करीब 1 महीने पहले ही राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने थे। उनके कार्यकाल की ये पहली बड़ी त्रसादी थी। जिस कारखाने में गैस का रिसाव हुआ था, उसके मालिक थे वॉरेन एंडरसन। हादसे के बाद एंडरसन भोपाल आए। भोपाल गुस्से में था। वॉरेन एंडरसन की पहुंच तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी तक थी। भोपाल प्रशासन ने राजीव गांधी को 2 टूक शब्दों में कह दिया था कि वो एंडरसन को सुरक्षा नहीं दे सकते।
मजबूरन राजीव गांधी के निर्देश पर तत्कालीन गृह मंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने अर्जुन सिंह सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि एंडरसन को सुरक्षित रवाना किया जाए। तत्कालीन कलेक्टर मोती सिंह ने इस घटना के बारे में लिखी किताब भोपाल गैस त्रसादी का सच में एंडरसन की रिहाई का सच भी लिखा है। इस सच को उजागर करने के कारण उनके खिलाफ आरोपी को भगाने का मुकदमा भी दर्ज किया गया था, क्योंकि उनकी किताब में यहाँ स्पष्ट कर दिया था कि भोपाल गैस त्रसादी के दोषी को राजीव गांधी ने ही भगाया है। इसी दशक में राजीव गांधी ने एक बहुत बड़ा घोटाला भी किया था, जिसके बारे में जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। वास्तव में राजीव गांधी सरकार ने मार्च 1986 में स्वीडन की एबी बोफोर्स से 400 तोपें खरीदने का करार किया। बोफोर्स तोपों की खरीद में दलाली का खुलासा अप्रैल 1987 में स्वीडन रेडियो ने किया था। रेडियो के मुताबिक बोफोर्स कंपनी ने 1437 करोड़ रुपए का सौदा हासिल करने के लिए भारत के बड़े राजनेताओं और सेनाओं के अधिकारियों को रिश्वत दी थी। इस खुलासे ने भारतीय राजनीति और राजीव गांधी की पार्टी में उथल पुथल मचा दी थी। उसके बाद 1989 के लोकसभा चुनाव में ये मुख्य मुद्दा था, जिसने राजीव गांधी को सत्ता से बाहर कर दिया और वीपी सिंह राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के प्रधानमंत्री बने। तो दोस्तों, ये थी 1980 से लेके 1990 की दशक की वो सारी घटनाएं जिन्होंने भारत को सिख दंगे और शाहना बानो केस जैसे कई घाव दिए। भारत का भविष्य निर्धारण करने वाली इस दशक का अच्छा खासा योगदान है, क्योंकि इसी दशक से भारतीय राजनीति के काले अध्यायों की शुरुआत हुई थी। साथ ही इस अध्याय को जानने समझने से हमें यह भी पता चलता है कि किस तरह कांग्रेस पार्टी ने अपने स्वार्थी विचारों के चलते भारत को और हिंदुओं को कई ऐतिहासिक दंश देने का काम किया। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए प्रलय टीवी।